यहाँ से आगे अब हम पढ़ते हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में। तो लीनियर रिग्रेशन है क्या? देखिए, लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज और रिग्रेशन मेथड है। सुपरवाइज मतलब हमें यहाँ पे प्रिडिक्टर्स और रिस्पॉन्स दोनों पता है, दोनों हमारे पास एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट अवेलेबल है। दूसरा रिग्रेशन मतलब जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, वो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, मतलब वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन हमें हेल्प करेगा हमारा जो प्रिडिक्टर है एक्स और रिस्पॉन्स है वाई, वो दोनों के बीच का रिलेशनशिप जानने में। अगर इसको मैथमेटिकली मैं बताऊँ तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है y इज अप्रोक्सीमेटली मॉडल्ड एज बीटा जीरो प्लस बीटा वन टाइम्स एक्स। तो आप ऐसा भी पढ़ सकते हो कि y रिग्रेसेस ऑन x या y ऑन टू x। इस इक्वेशन को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बीटा जीरो और बीटा वन क्या होते हैं और इनकी वैल्यू हम कैसे एस्टिमेट करें। लीनियर रिग्रेशन की खास बात मतलब ये बहुत इजी होते, ये बहुत सिंपल होते समझने में। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड से तो ये उन सब में बहुत सिंपल है। अगर आपको रिलेशनशिप समझना बिटवीन प्रेडिक्टर्स और रिस्पॉन्स, तो उसके लिए लीनियर रिग्रेशन वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है। और इसको ही और अच्छे से समझने के लिए आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपके सामने ये जो डेटा है ये है एडवर्टाइजिंग डेटा से। हमने टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इनमें एडवर्टाइजिंग स्पेंड किया था और उसके रिगार्डिंग हमारे सेल्स क्या हुआ। ये जो डेटा है ये ऑलरेडी ऑब्जर्व है कोई पर्टिकुलर मार्केट के लिए। हमारा गोल ये है कि हमें एक ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाना है जो हमारे सेल्स को मैक्सिमाइज करे। अगर हम मार्केटिंग प्लान बना रहे तो कितना अच्छा होगा अगर हम हमारे एडवर्टाइजिंग बजट जो हम अलोकेट करेंगे मार्केटिंग प्लान के अंडर, उसके बेसिस पे हम हमारे सेल्स पहले ही प्रेडिक्ट कर सकें। अब ये डेटा सेट को देख के या एनालाइज करके हमारे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जैसे ये जो प्रेडिक्टर्स है एडवर्टाइजिंग बजट और जो हमारा रिस्पॉन्स है सेल्स, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं। और एक सवाल ऐसा हो सकता है कि ये जो मीडियम्स है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये हमारे सेल्स के साथ एसोसिएटेड है भी या नहीं। इनके जो एडवर्टाइजिंग बजट है ये हमारे सेल्स के साथ एसोसिएटेड है भी या नहीं। और एक सवाल ऐसा हो सकता है कि इन प्रेडिक्टर्स के बेसिस पे क्या हम सेल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? हमें एक प्रेडिक्शन तो मिल जाएगी पर वो कितने एक्यूरेट होगी। अगर हमारे कुछ ऐसे ही सवाल है जहाँ पे हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं बिटवीन प्रेडिक्टर्स और रिस्पॉन्स, तो हमें लीनियर रिग्रेशन बहुत हेल्प कर सकता है। और इसीलिए लीनियर रिग्रेशन को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन का अगर मैं इक्वेशन बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, y इज मॉडल्ड एज बीटा जीरो प्लस बीटा वन टाइम्स एक्स। अगर आपको लाइन का इक्वेशन याद हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बस ये वही है। यहाँ पे जो c है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा जीरो से और जो m है हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा वन से। अगर आपको क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स y प्रेडिक्ट करना है सिर्फ एक सिंगल प्रेडिक्टर के बेसिस पे, तो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हो। इस इक्वेशन में अगर आप देखिए तो ये जो y है ये हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो अगर हम एडवर्टाइजिंग बजट से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा हमारा सेल्स। दूसरा ये जो x है ये हमारा प्रेडिक्टर वेरिएबल है, ये हमारा टीवी एडवर्टाइजिंग को रिप्रेजेंट करता है। आगे है हमारा बीटा जीरो। अब बीटा जीरो क्या है? हमारा इंटरसेप्ट। मैंने कहा था ना लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वो c क्या रिप्रेजेंट कर रहा था लाइन के इक्वेशन में? y इंटरसेप्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे बीटा जीरो भी हमारा y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर है हमारा बीटा वन। बीटा वन है हमारा स्लोप, मतलब हमारे लाइन की इक्वेशन के हिसाब से ये यहाँ पे m स्लोप को रिप्रेजेंट कर। अभी हमारा यहाँ पे गोल क्या होता है? हमारा गोल यही होता है कि ये जो बीटा जीरो और बीटा वन है ना, इनकी वैल्यूज एस्टिमेट करना। ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, जैसे हम इनकी वैल्यू एस्टिमेट कर दे तो हमारे पास एक मॉडल बन जाता है और उस मॉडल के बेसिस पे ही हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अब ये जो कोएफिशिएंट्स हम एस्टिमेट करेंगे बीटा जीरो और बीटा वन, उनको हम कहेंगे बीटा जीरो हैट और बीटा वन हैट। अगर हम एडवर्टाइजिंग एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे ही आप बीटा जीरो हैट और बीटा वन हैट इन दोनों की वैल्यूज एस्टिमेट कर लेते हो तो आप फ्यूचर सेल्स को प्रेडिक्ट कर सकोगे जब आपके पास कोई भी एडवर्टाइजिंग बजट एक्स होगा। देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपको कोएफिशिएंट्स मतलब बीटा जीरो और बीटा वन इनकी वैल्यू एस्टिमेट करनी होती। अब हम ये देखते हैं कि इनकी वैल्यू हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से एस्टिमेट की जाती है कि ये RSS मतलब रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज कर। अभी आप पूछोगे कि ये RSS क्या होता है? देखिए, RSS रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे ये जो वाई आई है ये हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है, मतलब जो हमारे ट्रेनिंग डेटा में। और ये जो एक्स आई है ये भी हमारा एक्चुअल प्रेडिक्टर है जो हमारे ट्रेनिंग डेटा में है। अभी अगर आप देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप इस पार्ट पे फोकस करें तो ये क्या है पता है? ये हमारे मॉडल ने किया हुआ प्रिडिक्शन है ऑन एक्स आई ऑब्जर्वेशन।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स वाई आई है और जो हमारा मॉडल प्रिडिक्शन करेगा वाई आई हैट, इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस रहेगा और वो डिफरेंस होता है हमारा रेसिडुअल। और अगर आप पूरे ऑब्जर्वेशन जो एक्स आई ऑब्जर्वेशन है उन पूरे ऑब्जर्वेशन के लिए अगर आप रेसिडुअल्स का सम करें और उसका स्क्वायर करें तो उसको ही हम कहते हैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। अब ये आरएसएस क्या है, ये सम है कुछ एरर्स का। तो हमारा एम क्या रहेगा, ये एरर जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज हो। इससे क्या होगा कि हमारा जो मॉडल है ना उसके प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होगी। अब ये कोइफिशिएंट्स की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए जो हम अप्रोच लेते हैं उसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स। अगर लीस्ट स्क्वायर मेथड से मैं आपको बताऊँ, बीटा वन हैट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया जाए और बीटा जीरो हैट का कुछ इस तरीके से। इस फॉर्मूला में आपको ये तो पता है कि एक्स आई और वाई आई क्या है, ये हमारे ट्रेनिंग डेटा के प्रिडिक्टर्स और रिस्पॉन्स है। यहाँ पे ये जो एक्स बार है ना, ये एक्स बार है हमारा प्रिडिक्टर्स का मीन और ये जो वाई बार है ना, ये है हमारा रिस्पॉन्स का मीन। इन दोनों फार्मूला की मदद से आपको कोएफिशिएंट्स की बहुत डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है। हमारे लिए इन दोनों कोएफिशिएंट्स की वही वैल्यूज मैटर करेंगी जहाँ पे आरएसएस बहुत कम हो। आप ये कैलकुलेशंस देखोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे होंगे, पर याद रखिए ये कैलकुलेशंस हम कभी भी खुद नहीं करते। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं पाइथन और साइकिट-लर्न जैसे लाइब्रेरीज की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे, इस लाइब्रेरी की हेल्प से कैसे हम लीनियर रिग्रेशन को फिट करेंगे हमारे एडवर्टाइजिंग डेटा सेट पे और कैसे उस मॉडल के हेल्प से हम अनसीन डेटा पे सेल्स के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अभी जो कोएफिशिएंट्स हम एस्टिमेट करते हैं, वो जो हमारे रियल कोएफिशिएंट्स है उससे ये कितना मेल खाते हैं, ये अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें कुछ एक्यूरेसी टेस्ट करनी होती है और यहाँ से आगे हम वही देखेंगे। अगर आपको पता हो तो एक जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन होती है, मतलब एक जो ट्रू रिलेशनशिप होता है बिटवीन वाई और एक्स, वो दिया जाता है कुछ इस इक्वेशन से। हम जो कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट कर रहे हैं वो एक एस्टिमेट है बीटा जीरो और बीटा वन का। ये जो y इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन टाइम्स एक्स प्लस एप्सिलॉन है ना, ये ट्रू रिलेशनशिप है बिटवीन हमारा x और y। अगर आपका जो ट्रेनिंग डेटा है वो सिमुलेटेड नहीं है, वो एक रियल वर्ल्ड डेटा है, तो उस केस में ना आपको कभी भी ये ट्रू रिलेशनशिप पता नहीं होगा। हम बस इस रिलेशनशिप का एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं। इस ट्रू रिलेशनशिप में अगर आप देखो, ये जो एप्सिलॉन है ना, ये एक रैंडम एरर टर्म है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने डिफाइन किया था कि एप्सिलॉन एक इरिड्यूसिबल एरर है और ये हमेशा हमारे मॉडल में रहेगा। इसकी वैल्यू हम कभी भी पता नहीं कर सकते, ये हमें कभी भी पता नहीं रहेगा और इसके वजह से जो एरर्स आएंगे वो हमारे मॉडल के एक्यूरेसी को हमेशा इम्पैक्ट करेंगे। तो देखिए, लीस्ट स्क्वायर्स के हिसाब से हम बीटा जीरो और बीटा वन हैट एस्टिमेट तो कर लेंगे। अभी हमें ये देखना है कि ये बीटा जीरो हैट और बीटा वन हैट ये कितना मेल खाते हैं हमारे बीटा जीरो और बीटा वन से। तो इसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स का हेल्प लेते हैं। ऐसा ही एक पैरामीटर है स्टैंडर्ड एरर। अभी अगर मैं आपको स्टैंडर्ड एरर बताऊँ तो स्टैंडर्ड एरर हमें मदद करता है हमारे जो एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट्स है और जो एक्चुअल कोएफिशिएंट्स है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझने में, मतलब हमारे जो एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट्स है वो कितने प्रिसाइज है, ये समझने में हमें स्टैंडर्ड एरर मदद करता है। अब इसका फॉर्मूला तो मैं आगे बताऊंगा, पर आप ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि स्टैंडर्ड एरर जितना कम होता है ना, उतने रिलायबल, उतने प्रिसाइज, उतने एक्यूरेट हमारे एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट्स होते हैं। लास्ट में फिर से मैं आपको बताऊं स्टैंडर्ड एरर हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है, तो उसके लिए वन लाइन आंसर यही है कि जो हमारे एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट्स है और जो एक्चुअल कोएफिशिएंट्स है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही हाईलाइट करने में हमें स्टैंडर्ड एरर मदद करता है। अभी हम स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले देखते हैं फॉर एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट। तो स्टैंडर्ड एरर फॉर बीटा जीरो हैट दिया जाता है कुछ इस फॉर्मूले से और स्टैंडर्ड एरर फॉर बीटा वन हैट दिया जाता है कुछ इस तरीके के फॉर्मूले से। इन फॉर्मूले के डिटेल्स में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम पाइथन और कुछ लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे यूज़ किए गए पैरामीटर्स का बताऊँ तो ये जो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये है वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन। मतलब ये जो एप्सिलॉन की वजह से वेरिएबिलिटी आता है ना, ये सिग्मा स्क्वायर बताता है। और एक्स बार तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारा मीन है प्रेडिक्टर्स का। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ का प्रिसीजन चेक करने के लिए। अभी स्टैंडर्ड एरर का सिर्फ वो यूज़ नहीं है, स्टैंडर्ड एरर हमें और भी कई चीज़ों के लिए हेल्प करता है। जैसे कि वो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ का कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए। तो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लीजिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा वन गिवन बाय बीटा वन हैट प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। तो ये क्या दे रहा है, ये बस हमें एक रेंज दे रहा है। अब इसके भी हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या होता है। बस आप ये याद रखिए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है और जिस परसेंट का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, हम उतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारी जो रियल वैल्यू है वो उसी रेंज के बीच लाई करती हो। जैसे कि हमारा जो ये बीटा वन है, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं होती, हम बस इसकी वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं जो कि है बीटा वन है।
तो हम 95% कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि बीटा वन की वैल्यू बीटा वन हैट माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट से लेके तो बीटा वन हैट प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट इस बीच कहीं पे तो भी लाई करती है। दूसरा, ये हमें हेल्प करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है ये तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि हमें हेल्प करता है नल हाइपोथेसिस वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए। अब नल हाइपोथेसिस क्या हो सकता है कि हमारे बीटा वन की वैल्यू 0 है, मतलब हमारा प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकता है कि हमारे बीटा वन की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब प्रेडिक्टर्स और रिस्पॉन्स के बीच एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब ये रिलेशनशिप बीटा वन की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, ये जो हमारा वाई हैट है इसको हम मॉडल करते बीटा जीरो प्लस बीटा वन टाइम एक्स से। तो जब भी ये बीटा की वैल्यू जीरो होगी ना, तो आप देखोगे कि हमारा जो प्रेडिक्टर है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, वो भी जीरो हो जाएगा। और ये जो वाई हैट है इसकी बेसलाइन हो जाएंगी बीटा जीरो। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि बीटा वन की वैल्यू हमेशा जीरो से ऊपर रहे, ये नॉन जीरो रहे, क्योंकि ये नॉन जीरो रहेगा तभी हमारे प्रेडिक्टर्स की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहेगी। और जब रिस्पॉन्स के प्रेडिक्शन के लिए हमारे प्रेडिक्टर्स का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा तभी हम कह सकेंगे कि दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अभी स्टैंडर्ड एरर हमें टी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने में भी मदद करता है। अब ये टी स्टैटिस्टिक्स होता क्या? अब देखिए, जो हमारा एग्जांपल था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि बीटा वन की वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो, तो उस केस में रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करता है प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स के बीच, तो हमें बीटा वन की वैल्यू नॉन जीरो चाहिए। तो टी स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताता है कि जो बीटा वन हैट की वैल्यू है वो कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है फ्रॉम जीरो। ये टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा। अब टी स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला दिया जाता है कुछ इस तरीके से, बीटा वन हैट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। अभी ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू बड़ी होना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों? अभी देखिए, जब बीटा वन की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी तभी हमारे पास ये प्रूफ आएगा कि जो एक्स है उसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वाई पे, मतलब हमारे प्रेडिक्टर्स रिलेटेड है रिस्पॉन्स वाई के साथ। आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू बड़ी करने के लिए क्या जरूरी है? अगर आप इस फॉर्मूले में देखोगे तो आप देखोगे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट जब बहुत छोटा होगा ना रिलेटेड टू बीटा वन हैट, तो अपने आप जो टी स्टैटिस्टिक्स है ना इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो किसी भी पैरामीटर का अगर स्टैंडर्ड एरर बहुत छोटा होता है रिलेटिव टू दैट पैरामीटर, तो हमारा जो टी स्टैटिस्टिक्स है वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। और जब टी स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकते हैं। इस केस में मैं बोलूँ तो नल हाइपोथेसिस बीटा वन इक्वल्स टू जीरो हम ये रिजेक्ट कर सकते हैं, और हम हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज बीटा वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अभी मैं आपको ये तो बता दिया कि टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, पर बड़ी मतलब ये वैल्यू कितनी बड़ी होनी चाहिए इसको थोड़ा इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं पी वैल्यू को। ये पी वैल्यू क्या होती है? ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं अभी इसको हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एग्जाम्पल से कंसिडर करूँ तो ये हमें एक प्रोबेबिलिटी बताएगा कि जो हमारी टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हमें मिली है वो उतनी ही होगी या उससे बड़ी होगी जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हमें बड़ी चाहिए, बीटा वन हैट की वैल्यू जीरो है, फिर भी हमारे टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू बहुत हाई आ रही है, तो ये गलत है। तो इसीलिए ये जो पी वैल्यू है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये हमें जितनी कम हो सके उतनी कम चाहिए। तो आप दिमाग में यही रखिए कि पी वैल्यू जितनी छोटी हो उतना हमारे लिए अच्छा, और टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जितनी बड़ी हो उतनी हमारे लिए अच्छी। अभी मैं यहाँ पे अगर पी वैल्यू को कंक्लूड करूँ तो पी वैल्यू हमें किस चीज़ के लिए मदद करते हैं? वो हमें इस चीज़ के लिए मदद करती है कि हमारा जो प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स है दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना सिग्निफिकेंट है, ये जानने के लिए हमें पी वैल्यू बहुत मदद करती है। यहाँ तक जो हमने देखा स्टैंडर्ड एरर, टी स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू, ये हमें मदद करती है हमारे कोएफिशिएंट की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए। मतलब जो हमारा कोएफिशिएंट हमें मिला है बीटा वन और बीटा जीरो, वो कितने एक्यूरेट है, वो कितने करेक्ट है, और वो कितने करेक्ट एस्टिमेट है रियल बीटा वन या बीटा जीरो के। अब ये तो हो गई एक्यूरेसी टेस्टिंग ऑफ कोएफिशिएंट। अब ये जो कोएफिशिएंट्स हमको मिले बीटा जीरो हैट और बीटा वन है, और इनसे जो लीनियर मॉडल बनेगा उसके एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए कौन से मैट्रिक्स जरूरी होते हैं वो अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखिए, हमें जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल मिला है वो कितना एक्यूरेट है, अगर हमें ये टेस्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैट्रिक है वो है आरएसी, रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर। अभी आरएसी है क्या? देखिए, हमारा मॉडल जो वाई हैट प्रेडिक्ट करेगा वो कितना डेविएट करता है अपने एक्चुअल वाई से, या कह लीजिए रिग्रेशन लाइन से, ये बताता है आरएसी। अगर आरएसी की मैं आपको दूसरी डेफिनेशन भी बताऊँ तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये एक एस्टिमेट है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एप्सिलॉन का।
एप्सिलॉन क्या है? एक इरेड्यूसिबल एरर जो हमारे मॉडल में हमेशा रहता है। इसकी बात मैं ऑलरेडी अपने पहले वीडियोस में कर चुका हूँ। अभी जो आरएसी का फॉर्मूला है वो दिया जाता है कुछ इस तरीके से। आरएसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय n-2। ये n-2 क्या है? ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके डिटेल्स में हम ज़्यादा जाते नहीं, पर अगर आप इस फॉर्मूला में देखोगे तो हमारा अगर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कम होता है तो हमारा आरएसी भी अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए आरएसी की वैल्यू जितनी छोटी होगी ना उतना हमारे लिए बेस्ट है, मतलब उतना हमारा मॉडल अच्छा है। अभी आप पूछ सकते हो कि आरएसी हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है? अब देखिए, आरएसी एक मेजर है कि हमारा मॉडल कितना गलत फिट कर रहा है डेटा को। आरएसी की छोटी वैल्यू हमें ये बता रही है कि हमारा मॉडल डेटा को सही से फिट कर रहा है। अभी हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए जो दूसरा मेट्रिक है वो है आर स्क्वायर। अभी आपने देखा कि आरएसी क्या बता रहा था? वो एक मेजर बता रहा था कि हमारा मॉडल कितना गलत फिट कर रहा है डेटा को। अगर आप ये आरएसी की वैल्यू देखोगे तो ये पूरी रिस्पॉन्स वाई के कंटेक्स्ट में, मतलब ये सिर्फ वाई की यूनिट्स में। तो इसीलिए एक अच्छी आरएसी की वैल्यू कौन सी होती है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। अभी अगर आप आर स्क्वायर देखोगे तो वो क्या है? तो देखिए, ये एक सिंपल मेजर है कि जो हमारी वाई में वेरिएबिलिटी है ना वो कितनी एक्सप्लेन की है एक्स ने। मैं फिर से बोलता हूँ, ये एक मेजर है जो बता रहा है कि हमारे रिस्पॉन्स वाई में जो वेरिएबिलिटी है ना वो कितनी एक्सप्लेन कर चुका है हमारा प्रेडिक्टर एक्स जब हमने मॉडल फिट कर दिया। अब आर स्क्वायर की खास बात मतलब कि जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच लाया करती है। तो हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी 0 के पास होगी ना उतनी हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कम है, और आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी 1 के पास होगी ना तो हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल उतना एक्यूरेट है। अभी इसका फॉर्मूला देखिए तो वो दिया जाता है कुछ इस तरीके से, 1 माइनस आर एस एस डिवाइडेड बाई टी एस एस। अभी आपको आर एस एस तो पता है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। अब ये टी एस एस क्या है? टी एस एस है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और ये दिया जाता है समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार। ये वाई बार जो है ना वो हमारे रिस्पॉन्स जो है उसका मीन है। ये जो आर एस एस है ये क्या बता रहा है कि हमारे मॉडल में जब हमने लीनियर रिग्रेशन फिट कर दिया तो कितनी वेरिएबिलिटी अभी भी बची हुई है। और ये जो टी एस एस है ये हमें ये बताता है कि हमारे मॉडल में कितनी वेरिएबिलिटी थी लीनियर रिग्रेशन फिट करने से पहले। तो अगर आप यहाँ पे टी एस एस माइनस आर एस एस करते हो ना, अगर आप ये सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा बताए? आपको मिलेगा कि लीनियर रिग्रेशन फिट करने के बाद आपके मॉडल ने कितनी वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन की, या कह सकते हो लीनियर रिग्रेशन ने कितनी वेरिएबिलिटी रिमूव कर दी। अभी आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स हमें इतना मैटर क्यों करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तो देखिए, ये हमें हेल्प करता है ये इवेलुएट करने में कि हमारे जो वाई में वेरिएबिलिटी है वो कितनी एक्सप्लेन की जा सकती है यूजिंग एक्स। मतलब हमारे जो रिस्पॉन्स की वेरिएबिलिटी है वो कितनी एक्सप्लेन की जा सकती है यूजिंग आवर प्रिडिक्टर्स। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में, तो हमको इंटरप्रेट करने के लिए भी ये आसान जाता है। तो इसकी वैल्यू जितनी 1 के पास रहेगी नई मॉडल डेटा को अच्छा फिट कर रहा है। आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की सिंपल लीनियर रिग्रेशन के कंटेक्स्ट में आप और एक बात याद रखिए, ये आइडेंटिकल होता है हमारे स्क्वायर्ड कोरिलेशन से। अब ये कोरिलेशन क्या है? ये एक पियर्सन कोरिलेशन है जो बताता है कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। के डिटेल में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, पर बस आप ये याद रखिए आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर्ड कोरिलेशन, और ये केस रहेंगी सिर्फ हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। अगर इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन देखा जाए तो इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा पढ़े सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है वो तो हम आगे देखेंगे, पर लीनियर रिग्रेशन के अंडर इस वीडियो में सिर्फ हमने फोकस किया सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक प्रेडिक्टर होता है और एक रिस्पॉन्स होता है, और सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमें हेल्प करता है हमारा प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशनशिप समझने में। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, मतलब जो हमारा बीटा 0 और बीटा 1 है की वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं। और ये कोएफिशिएंट एस्टिमेट करने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड वाइडली यूज की जाती है। अब ये जो कोएफिशिएंट्स का एस्टिमेट हमें मिला है उसके असेसमेंट के लिए सबसे पहले हमने देखा स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर हमें हेल्प करता है कि हमको जो एस्टिमेट मिला है वो कितना प्रिसाइस है, जो बीटा 0 हैट और बीटा 1 हैट मिले वो कितने क्लोज है बीटा 0 और बीटा 1 से, ये जानने में हमें स्टैंडर्ड एरर बहुत हेल्प करता है। और स्टैंडर्ड एरर के हेल्प से हमने टी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया। हमने ये देखा कि टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतना ही अच्छा होता है। और ये बड़ी मतलब कितनी बड़ी, ये इंटरप्रेट करने के लिए हमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, तो इसलिए हम पी वैल्यू की मदद लेते। अब पी वैल्यू जितनी छोटी हो उतनी ही हमारे लिए अच्छी। अब ये जो मैट्रिक्स थे ये हमें हेल्प करते थे हमारी कोएफिशिएंट की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए। आगे हमने देखा था कि हमारे जो मॉडल बनेगा उसके एक्यूरेसी हमें टेस्ट करनी, तो उसके कौन से मैट्रिक्स थे? उसमें सबसे पहले हमने देखा था आरएसी। अब आरएसी क्या बता रहा था? आरएसी बता रहा था हमारे मॉडल का लैक ऑफ फिटनेस। हमारा मॉडल की जो प्रेडिक्शन एरर है उसको वो हाईलाइट कर रहा था। और ये जो आरएसी की वैल्यू थी वो सिर्फ वाई के कंटेक्स्ट में थी।
तो इसीलिए RSC की एक अच्छी वैल्यू क्या होती है, ये थोड़ा इंटरप्रेट करने में हमें डिफिकल्टी हो रही थी। तो इसीलिए हमने देखा आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। अब आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता था जो वाई में वेरिएबिलिटी है वो कितनी एक्सप्लेन की जा सकती है यूजिंग प्रेडिक्टर एक्स। अब इस वीडियो में हमने थेरोटिकल नॉलेज तो ले लिया, अभी इसी थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट करते नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन फिट करते हमारे एडवर्टाइजिंग डेटा सेट, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे सेल्स यूजिंग हमारा एडवर्टाइजिंग बजट।